बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी 8 क्लास की साइंस की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि शुचिता साइंस पॉइंट आपके लिए साइंस सब्जेक्ट के अंदर क्लासेस 6, 7, 8 की वीडियोस लेकर आता है और आपके 8 क्लास के अंदर हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 3rd चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। ओके, और 3rd चैप्टर का हमारा क्या नाम है, कॉइल एंड पेट्रोलियम। बिल्कुल अलग हटके चैप्टर है और बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा कुछ भी इतना बड़ा नहीं है इसके अंदर। तो ये छोटा सा चैप्टर लेकिन इम्पोर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है कॉइल, क्या होता है हमारा पेट्रोलियम, ये सारी चीजों के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट करे हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं कॉइल एंड पेट्रोलियम के साथ। ओके, आज हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा और फिर उसके बाद आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम कॉइल एंड पेट्रोलियम के बारे में डिटेल के अंदर देखेंगे। ओके बच्चों, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन। ओके, तो मतलब नेचुरल का मतलब क्या होता है, जो हमें नेचर से मिलते हैं, यानी वो साधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। आइए हमें इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आपके बुक में पूरी तरीके से नहीं लिखी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन आपको लिखवा रही हूँ। आप भी अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। दीज आर मटेरियल फ्रॉम द अर्थ दैट ह्यूमंस कैन यूज टू सपोर्ट लाइफ एंड मीट देयर नीड्स। यानी वो मटेरियल जो कि हमें अर्थ से मिलते हैं, यानी हमें प्रकृति से मिलते हैं, पृथ्वी से मिलते हैं, और जिनको जो है ह्यूमंस यानी जो मानव है वो यूज में ले सके और उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो 2 टाइप्स के हैं। आप अगर इसी तरीके से कॉपी में लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने लिखा है तो आपके आराम से नोट्स तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो 2 टाइप्स के हैं, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। 2 टाइप्स के होते हैं। अब ये क्या होते हैं, These resources are present in unlimited quantity। ये रिसोर्सेज जो हैं वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, यानी इसकी कोई क्वांटिटी है ही नहीं, कितनी भी आप इसको यूज में ले सकते हो। एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, और ये मानव की, मनुष्य की एक्टिविटीज के द्वारा ये जो है खत्म नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट और एयर। सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश एंड एयर मीन्स वायु। अब आप देखिए, सूर्य का प्रकाश कभी खत्म होगा, नहीं होगा। वायु जो है वो कभी खत्म होगी, नहीं होगी। हम सूर्य के प्रकाश को यूज में लेते हैं, एयर को भी हम यूज में ले सकते हैं। क्या हम इनके बगैर रह सकते, नहीं, है ना। वी कांट लिव विदाउट दीज नेचुरल रिसोर्सेज। इसीलिए, और ये विकास मिलते हैं, सनलाइट जो कि सन है वो क्या है, प्रकृति से, किसी सन को किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, ठीक है। इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्या होते हैं, द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। प्रकृति के अंदर इन रिसोर्सेज का जो अमाउंट है, जो मात्रा है वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम है। अगर हमने इन्हें ध्यान पूर्वक काम में नहीं लिया बच्चों तो ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा। जैसा कि देखो बच्चों, हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता रही हूँ कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जो है ये मतलब एग्जॉस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, हमारे पास में लिमिटेड क्वांटिटी में। तो जैसे कि अगर हम आपको एक एग्जांपल से हम समझते हैं इस चीज को, कि अगर आपके घर पे गेस्ट आने वाले हैं और आपके घर में 2 एप्पल रखी हुई है, ओके, और आपका मन हो रहा है कि मैं दोनों एप्पल खा लूं, लेकिन आपकी मम्मी क्या कहेगी, नहीं, आप हाफ एप्पल ले सकते हैं, आप हमें कुछ एप्पल्स को रखना होगा ताकि हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं हमें उनको आगे उनको शेयर करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हें हमें पूरे ध्यान से हमें इस्तेमाल में लेना होता है। क्यों, क्योंकि हम जो जिस जनरेशन में है, अगर हमारी जनरेशन इन नेचुरल रिसोर्सेज को पूरा खत्म कर देगी तो आने वाली जनरेशन के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि ये ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जो है एग्जॉस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इनके एग्जाम्पल को है फॉरेस्ट यानी वन, जंगल जिन्हें बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कॉइल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे जंगल है, जंगलों को हम क्यों नष्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं जंगल बहुत कम होते जा रहे हैं,
क्यों कम होते जा रहे हैं? सबसे पहले तो लकड़ी जो है लोगों को काम में लेनी होती है, लकड़ी के लिए वो पेड़ काट रहे हैं। बहुत सारे उनके अंदर औषधीय प्लांट्स होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, उनको यूज में लेने के लिए जंगलों को काटा जाता है। और जैसे कि ब्रिज बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो जनसंख्या बढ़ने के कारण हम देखते हैं लोगों के पास जमीन कम पड़ रही है। घर बनाने हैं, मॉल्स बनाने हैं, फैक्ट्रीज बनानी है, ब्रिज बनाने हैं, डैम बनाने हैं, तो ये सारी चीजों को बनाने के लिए जमीन चाहिए। और जमीन क्या कहाँ से मिलेगी? जो जंगल है उन्हें खत्म किया जा रहा है और जंगल की बजाय जो है इन चीजों को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ठीक है, अब जैसे वाइल्ड लाइफ यानी जो वन्य जीव हैं वो कैसे खत्म होंगे? क्योंकि हम देखते हैं जो जंगली जीव हैं वो कहाँ पे रहते हैं? जंगलों में। अपन देखते हैं आजकल बंदर जो है बहुत ज्यादा उनका अटैक हो रहा है। बंदर बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि जंगल जो है वो खत्म हो रहे हैं। और जो बंदर वगैरह हैं वो कहाँ पे, मंकीज कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे। क्योंकि अब जंगल हमने ही खत्म कर रहे हैं तो बंदर जो है, जो एनिमल्स हैं वो बेचारे कहाँ आएंगे? उनका जो हैबिटेट है वो तो हमने खत्म कर रहे हैं, तो क्या होंगे? वो शहर की तरफ माइग्रेट करेंगे और जिसके कारण हम शहर में जो लोग रहते हैं उनको भी नुकसान है। दूसरी बात, जो धीरे धीरे ये जो वन्य जीव हैं, जो जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं, वो भी धीरे धीरे नष्ट होने लग जाते हैं। फिर दूसरी बात मिनरल्स है। हम जो मिनरल्स यानी जो खनिज तत्व है जो हमारे अर्थ में से हमें निकालते हैं, ठीक है, अगर हम उन्हें निकालते जाएंगे और हम उन्हें यूज में ले लेंगे, ठीक है, फिर क्या होगा? एक समय आएगा कि मिनरल्स भी अर्थ के अंदर खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही कॉयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, ये भी। अब आप ये सोचेंगे अर्थ में कैसे बनते हैं, तो आगे हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे कॉयल का फॉर्मेशन होता है, कैसे पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अभी हमें बस इतना ही बात को समझना है कि अगर जैसे कि इनको बनने में मिलियन ईयर लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं कुछ अमाउंट में इनको बनने में, अगर हम इन्हें खत्म कर देंगे तो फिर हम आने वाली जनरेशन के लिए कैसे बचा पाएंगे? इसलिए बच्चों कहा जाता है, आपने सुना होगा, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल होता है, वहां पे आपको, आपकी गाड़ी खड़ी है तो आपको उसका जो इंजन है वो बंद कर देना है, स्टार्ट उसमें नहीं रखना है, ताकि हमारा पेट्रोल या डीजल वेस्ट ना हो। ठीक है, इसी तरह से कोयले की खपत कम हो, जिसके लिए आप देखते हैं एलपीजी गैस वगैरह यूज में आने लग गई है ना। पेट्रोल डीजल को बचाने के लिए सीएनजी गैस यूज में लेने लग गए हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे जो ये एक्सॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको बचाए रखने के लिए, ताकि हम आने वाली जनरेशन को भी हम इन्हें प्रोवाइड कर सके, इसके लिए बहुत सारे सब्स्टिट्यूट काम में लेने लग गए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये नेचुरल रिसोर्सेज और उनकी टाइप्स जो है समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉसिल फ्यूल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। ये आप जरूर से लिखिए इसका मीनिंग, जीवाश्म ईंधन। ओके, अब ये क्या होता है वो देखेंगे। सम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, पेट्रोलियम वर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये जो हमने देखा, जो नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे कि कॉयल है, पेट्रोलियम है ना बच्चों, ये कैसे बनता है? ये जो डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं अपन सड़क पे, है ना, बहुत सारे कोई चूहा मरा हुआ पड़ा है और वो एकदम धीरे धीरे फ्लैट हो जाता है, कोई बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वो उनकी टहनियां हैं, उनकी पत्तियां हैं, वो नीचे गिर जाती है और फिर उसके ऊपर क्या है, मिट्टी जमती जाती है और वो जो है पूरे अर्थ के अंदर नीचे गहराई में चले जाते हैं और उनसे ये, उनको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल, यानी उनको जीवाश्म बोलते हैं और उनके द्वारा बनने वाले फ्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब इस चैप्टर के अंदर हम मेनली 3 नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, कॉयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ओके, अभी हम कॉयल स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज कॉयल, तो कॉयल क्या होता है? इट इज एज हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर। ये एक हार्ड होता है, लाइक स्टोन की तरह होता है और ये ब्लैक कलर में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ 3 पॉइंट्स लिखे हैं। ये 3 पॉइंट्स मैंने एक तरह से कॉयल की प्रॉपर्टी के बारे में लिखा है। आपसे पूछा जाए कि कॉयल के बारे में बताइए,
आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए राइट अबाउट द कॉइल, कॉइल के बारे में लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, कॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, कॉइल जो है वो फॉसिल फ्यूल भी कहलाता है। कॉइल कंटेन मेनली कार्बन, कॉइल के अंदर क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। कार्बन का सिंबल क्या है, फी, ये भी मैंने लिखा है, आप जरूर से लिखिएगा। इट इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड टू कुक फूड, सारे फ्यूल के अंदर सबसे मोस्टली एक ऐसा फ्यूल है ये कॉइल जिसको खाना पकाने के अंदर काम में लिया जाता है। पहले की कहानी कुछ इस प्रकार है। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, 300 मिलियन सालों पहले की बात है ये। The Earth had dense forest in low-lying wetlands, हमारे अर्थ के ऊपर बहुत घने जंगल हुआ करते थे, ठीक है, समझ में आई। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे नेचुरल डिजास्टर हम देखते हैं, लाइक फ्लडिंग, है ना, यानी जैसे बाढ़ आ जाना या भूकंप आ जाना, जिनके कारण दी फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल, जिसके कारण क्या हुआ, ये जो जंगल थे वो जमीन के अंदर दब गए, ठीक है, जमीन के अंदर ये दब गए। अब क्या हुआ भाई, एज स्मॉल सॉइल डिपॉजिटेड, अब जब जमीन के अंदर दब गए हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगी, सॉइल आ जाएगी। सॉइल उसको क्या करेंगे, डिपोजिट कर देंगे। दे वर कंप्रेस, और वो क्या होगा, बहुत ज्यादा और कंप्रेस होते गए। अगर मैं आपके ऊपर भी मिट्टी डालती जाऊंगी तो क्या होगा, आप भी कंप्रेस होते जाओगे, है ना। तो अब आगे क्या हुआ भाई, है ना, द टेम्परेचर ऑल्सो रोज, अब नीचे जैसे जैसे जाते गए जब, तो अर्थ के अंदर का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा क्या होने लगा, बढ़ने लग गया था, ठीक है। एज दे फेल डीपर एंड डीपर, और नीचे गहराई में और गहराई में ये जाते जा रहे थे, ठीक है। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर दैट प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कॉइल, और बहुत ज्यादा प्रेशर होने के कारण, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण ये जो प्लांट्स थे ये धीरे 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 बेचारे काय में बदल गए, कोयले में बदल गए। तो ये थी कोयले की कहानी, सुचिता मैम की जुबानी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्या कोयले बन गए। तो इस प्रोसेस को आप यहाँ पे दिख रहा है स्लोली, बहुत धीरे। तो ये जो कॉइल है और ये बनने कब से लगे थे, 300 मिलियन ईयर अगो, है ना। इसीलिए हमने देखा था कि जो कॉइल है वो एक ऐसा रिसोर्सेस है जो अगर खत्म हो जाएगा तो उसको वापस हमें पाने के लिए, वापस हमें उसको लेने के लिए बहुत सालों तक इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए कोयले का जो यूज हम ले रहे हैं वो बहुत हमें सोच समझ के करना है, क्योंकि हमें आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी चीजें छोड़ के जानी है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे एक वर्ड है कार्बोनाइजेशन। तो कार्बोनाइजेशन क्या होता है, the slow process of conversion of dead vegetation into coil is called carbonization. It means क्या, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है ना कि जो डेड वेजिटेशन है, ठीक है, जो प्लांट पार्ट्स हैं उनका कॉइल के अंदर कन्वर्ट हो जाने को, के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अलग से टर्म लिख के दिए ताकि आपको और भी कार्बोनाइजेशन की डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आप आराम से लिख दोगे, ओके। तो आई होप आपको कॉइल की स्टोरी भी आ गई समझ में, ओके, और कार्बोनाइजेशन भी आ गया समझ में। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कॉइल है ना, कॉइल जब उसको हम बर्न करते हैं, तो जब हम जलाते हैं तो सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आता है, वो एयर के कांटेक्ट में। किसके कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में, क्योंकि एयर तो हमारे चारों तरफ है ना। जब कॉइल को एयर के साथ मैंने बर्न किया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन। कार्बन को किससे डिनोट करते हैं, सी से। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कार्बन के आगे सिंबल इसका लिख के बताया था। और एयर में क्या प्रेजेंट है, और एयर में बहुत सारे और भी गैसेस प्रेजेंट है, लेकिन ये एयर में ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करता है और ये क्या बना लेता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मूला है। ये चीज आपके बुक में अगर थ्योरी लिखी थी, लेकिन मैंने इक्वेशन के रूप में भी यहाँ पे लिख के दी है, ये आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करनी है, ठीक है। जब आप अपनी कॉपी के अंदर आपके जैसे क्वेश्चन आ जाता है और आप इसको लिखोगे तो आप ये अगर साथ में इक्वेशन भी लिखोगे तो अच्छा लगेगा। और इस इक्वेशन को आप इस तरीके से एक बॉक्स के अंदर आप बंद कर दीजिएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हाईलाइट होता है। ऐसे मैथ्स के अंदर कोई भी फॉर्मूलास आप लिखते हैं तो फॉर्मूला लिख के आप इस तरह से बॉक्स के अंदर बंद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, क्या केवल कॉइल ही बना, उसके अलावा और कुछ नहीं बना? नहीं, बहुत सारे और भी चीजें बने हैं। तो कॉइल के साथ में कुछ यूजफुल प्रोडक्ट भी बने हैं।
फर्स्ट है कोक, सेकंड इज कोल tar एंड थर्ड इज कोल गैस। ओके, तो कोक क्या होता है? इट इज टफ, बहुत जटिल होता है, ठीक है, पोरस होता है, यानी उसके अंदर बहुत सारे जो है पोर्स होते हैं, ब्लैक कलर का होता है एंड प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, और कार्बन की प्योर फॉर्म यानी शुद्ध रूप होता है। कौन सा? कोक। अगर आपको पूछ लिया जाए व्हाट इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का प्योर फॉर्म क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? कोक। ओके, अब ये भी कुछ ना कुछ तो यूज आएगा। तो ये क्या यूज आता है? यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील के मैन्युफैक्चर में काम में आता है, एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल के एक्सट्रैक्शन में काम में आता है। ओके, नेक्स्ट है कोल tar, इट इज ब्लैक। अब आप ध्यान में रखिएगा, कोयल जो है ब्लैक कलर में होता है, कोयल के साथ में और भी जितने प्रोडक्ट्स हमारे को यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं वो सभी ब्लैक कलर में होते हैं, ठीक है। कोल tar जो है ये भी ब्लैक कलर में होता है, थिक लिक्विड होता है, गाढ़ा द्रव्य होता है, विद एन अनप्लीजेंट स्मेल, यानी इसके स्मेल को हम बिल्कुल पसंद नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसा इसका स्मेल होता है, ठीक है। अब ये भी यूज में तो आता है ना। तो यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक डाइज, यानी जो ये सिंथेटिक डाइज बनाने में, ड्रग्स में, एक्सप्लोजिव में, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल्स एंड रूफिंग मटेरियल्स बनाने के काम में आता है। ओके, अब कोल गैस है, कोल गैस मिलती कैसे? जब कोयल से कोक बन रहा होता है तो साथ में एक गैस निकलती है जिसको बोला जाता है कोल गैस। ओके, ये आपको ये भी मैंने देखिए अगर इक्वेशन रूप में मैंने इसको इस तरह से वर्ड इक्वेशन में लिखा है ना। अब ये काइंडली यूज होता है यूज्ड इन इंडस्ट्रीज नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट, यानी जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट होता है उसके अंदर पास में इंडस्ट्रीज के अंदर भी काम में आता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अलग से यूजेस ऑफ कोल भी लिखवाया है, क्योंकि अगर आपसे क्या पूछा जाए कोयले के उपयोग बताइए तो ये सब आपको नहीं लिखने हैं, कोयले के उपयोग अलग है। वो क्या है? इट वॉज यूज्ड इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम एंड इन थर्मल पावर प्लांट। आपको ध्यान है ना, पहले के समय में जो रेलवे होते थे, रेल के अंदर इंजन जो चलता था वो किसकी मदद से चलता था? कोयले की मदद से। कोयला उसके अंदर डाला जाता था और जो है कोयले के द्वारा जो स्टीम प्रोड्यूस होती थी उसके द्वारा रेल चलती थी। और ये जो है थर्मल पावर प्लांट के अंदर भी यूज में आता है, किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। यूज एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, और बहुत सारे इंडस्ट्री के अंदर ये फ्यूल यानी ईंधन के रूप में भी ये काम में आता है। क्या होता है? पेट्रोलियम जो एक पूरा वर्ड है उसको दो भागों में डिवाइड किया है इस तरह से। पेट्रा का मीन्स होता है रॉक एंड ओलियम मीन्स होता है ऑयल। ओके, तो मतलब रॉक में से निकलने वाला ऑयल, चट्टान में से निकलने वाला जो ऑयल होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम बोलते हैं। एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स एंड द अर्थ, अर्थ के अंदर जितनी भी रॉक्स होती, अब चट्टाने तो अर्थ के ऊपर भी है लेकिन उनमें से नहीं, अर्थ के अंदर है ना, यानी पृथ्वी के अंदर जितनी भी रॉक्स होती हैं उनके अंदर जो ऑयल बनता है उसे अपन बोलते हैं पेट्रोलियम। ओके बच्चों, अब यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम बनता कैसे है। जैसे कि पूरी थ्योरी जो दे रखी थी, मैंने उसको थ्योरी को इस तरह से ना लिख के अलग तरीके से लिखा है, और आपको भी अपने, क्योंकि अपन नोट्स बना रहे हैं। ओके बच्चों, जो बुक में थ्योरी, पूरी थ्योरी को मैं यहाँ लिख के उसको एक एक हिंदी प्रोनाउंसिएशन करूंगी, तो वो तो आपके स्कूल में भी हो रहा है ना। तो हमें उसको अलग थोड़ा सा हटके मैं आपको यहाँ पे लिखवा रही हूँ, ताकि जब आप एज अ नोट्स अपने कॉपी के अंदर नोट डाउन करेंगे तो उसको फटाफट से बस आपने एक बार रीड आउट किया, आपको याद हो गया कि हाँ भाई नोट्स क्या होते हैं। एग्जाम देने से पहले चंद मिनट पहले, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले बस आपने रिवाइज करना है, आपको उसे अपन नोट्स बोलते हैं, ठीक है। एक तरह से पूरा चैप्टर की समरी अपने को देखनी है। तो पेट्रोलियम बनता कैसे है? ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी, यानी जो समुद्र के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, मतलब जो जानवर जंतु रहते हैं एक्वेटिक, वो जब डेड, एरो यानी डेड, अब इसके बाद में क्या डेड, यानी जब वो मर जाते हैं, फिर उसके बाद बॉटम ऑफ द सी, तो वो कहाँ चले जाते हैं? सी के नीचे बिल्कुल बॉटम में चले जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, और उसके ऊपर बहुत ज्यादा मिट्टी वगैरह जम जाती है, उससे पूरा कवर हो जाता है। फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, और बहुत
बहुत लाखों करोड़ों सालों तक जहाँ पे कोई एयर नहीं प्रेजेंट होती, क्योंकि मिट्टी उसके ऊपर कवर हो गई है तो एयर भी नहीं पहुंच पा रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे एक कुछ नया फॉर्मेशन हो रहा होता है। उस नए फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम बोलते हैं और नेचुरल गैस बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम इस तरह से लिखने का तरीका थोड़ा सा इजी लगेगा कि हाँ इस तरह से तो हम फटाफट से याद कर लेंगे। ओके बच्चों, अब आप देखिए कि ये जो है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जैसे कि यहाँ पे आपके बुक में भी एक फिगर दे रखा है, जैसे कि रॉक्स हैं, रॉक्स के ऊपर जैसे कि अपन देखते हैं कि वाटर के ऊपर जो है ऑयल और गैस ऊपर आ जाता है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि गैस एंड ऑयल जो है वाटर के ऊपर क्यों आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि ऑयल एंड गैस की जो डेंसिटी है वो एज कंपेयर टू वाटर कम होती है, लो होती है, जिस कारण ऑयल और गैस ऊपर आ जाते हैं। और यहीं से जो है इनको यहाँ पे हम खोद के कुएं टाइप में बनाए जाते हैं, पाइपिंग के अंदर डाला जाता है जिससे कि ऑयल निकाला जाता है और गैस भी अलग किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ पे देखिए कि पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। ओके, पेट्रोल और डीजल हमें कहाँ से मिलता है, एक नेचुरल रिसोर्सेज जिसे हम बोलते हैं पेट्रोलियम, उसी से ही पेट्रोल और डीजल मिलता है। अब आप देखना कभी, ये अभी तक आपने अगर गौर नहीं किया तो आप करना कि जब कभी आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहां पे कोई पेट्रोल पंप के ऊपर लिखा हुआ था पेट्रोलियम, तो वहां पे पेट्रोलियम का लिखने का मतलब क्या है कि वहां पे पेट्रोल और डीजल और गैस सब चीजें वहां पे अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो पेट्रोलियम से ही मतलब होता है कि जिसके अंदर हमने क्या देखा था कि पेट्रोलियम क्या एक ऑयल है ना। यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिए कि पेट्रोलियम क्या एक ऑयल है, उस ऑयल में से हम पेट्रोल को अलग करेंगे, डीजल को अलग करेंगे, इस तरह से अलग अलग चीजें करेंगे। ओके ठीक है, तो अब पेट्रोल जो है वो किन के लिए, आपने देखा होगा कुछ गाड़ियों में पेट्रोल यूज में आता है, कुछ में डीजल यूज में आता है, ऐसा क्यों? तो पेट्रोल जो है हमेशा लाइट ऑटोमोबाइल के लिए, जो हल्के व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर काम में आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड कार। ओके, अब जब डीजल होता है वो हैवी मोटर व्हीकल्स में काम में आता है, जो भारी वाहन होते हैं जैसे कि ट्रक है, ट्रैक्टर्स है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर हुआ होगा। अब यहाँ पे जैसे कि जो ऑयल है, जो पेट्रोलियम ऑयल बनता है ना, उसके बारे में सबसे पहले कहाँ पे पता चला था और कब पता चला था? सबसे पहले 1859 के अंदर वर्ल्ड का, पूरे विश्व का सबसे पहला ऑयल वेल यानी तेल का जो कुआं था, है ना, इसको अपन कुआं इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि एक जगह जहाँ पे वो चीज अवेलेबल होती है जमीन के अंदर, तो अपन उसको वेल बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ पे, पेनिनसुला जो कि यूएसए में है, 1859 में पता चला था। उसके बाद में 1857 के अंदर आसाम के माकुन एक जगह है, वहां पे मिला ऑयल। उसके बाद में जो है इंडिया के अंदर आज हम देखते हैं ऑयल हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, आसाम, गुजरात, मुंबई और गोदावरी एंड कृष्णा रिवर बेसिन के अंदर हमें ऑयल मिलते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए कि अपन ने देखा कि इस चट्टान के अंदर एक ऑयल है। ठीक है, और ऑयल से हमने यहाँ पे दो चीजें तो देख ली कि पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, यहाँ पे हमने देखा नेचुरल गैस मिलता है, यहाँ पे भी हमें कुछ गैस नजर आ रही है। तो मतलब इस एक ऑयल के अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स हैं, तो एक ऑयल में से बहुत सारी चीजें को हम कैसे अलग अलग करेंगे, हम उसे रिफाइन करके, मतलब उसको क्लीन करके, उसको साफ करके उनमें से अलग अलग चीजों को हम निकालेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले हमें पेट्रोलियम की थोड़ी सी नेचर के बारे में जानना जरूरी है कि पेट्रोलियम होता कैसा है। तो इट इज अ डार्क ऑयली लिक्विड, ये जब डार्क कलर का ऑयली लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, इट हैज एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, और जो इसमें से स्मेल आती है, ऑर्डर मीन होता है गंध यानी स्मेल, जो कि इसमें स्मेल होती है वो बिल्कुल भी अच्छी वाली नहीं होती है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज, ये बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स से मिलकर बना होता है, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। ठीक है, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। ओके बच्चों, अब ये लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या होता है, आप देखते हैं जो ये चिकनाहट उत्पन्न करने वाले ऑयल होते हैं, जैसे कि अपन जो मशीन के पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर ग्रीस ऑयल इस तरीके से लगाते हैं ताकि वो चिकना रहे। ठीक है, तो वहां पे उनको बनाने में ही लुब्रिकेटिंग ऑयल काम में आते हैं। ठीक है, वैक्स अपन जानते ही हैं। तो ये सारी चीजें मिलके जो है पेट्रोलियम बनता है।
अब इनको अलग करने का जो प्रोसेस होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। ठीक है, और ये पेट्रोलियम रिफाइनरी के द्वारा होता है, मतलब एक वो प्रोसेस जिसके द्वारा अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट किया जाता है फ्रैक्शंस के हेल्प से, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनिंग बोलते हैं। और ये पेट्रोलियम रिफाइनरी के माध्यम से होता है। ओके बच्चों, आई होप आपको ये पेट्रोलियम का टॉपिक थोड़ा सा समझ में आया होगा। इसके आगे का हम टॉपिक और देखते हैं, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये नोट्स लिख लीजिए कॉपी में। ओके बच्चों, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स क्या होता है, मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स, यानी बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस जो कि यूजफुल हैं और वो किससे मिलके बनते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से जो मिलके बनते हैं, उन सब्सटेंस को एक टर्म दी जाती है जिन्हें हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। ओके, क्या बोला जाता है, पेट्रोकेमिकल्स बोला जाता है। अब ये क्या यूज में आते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स को बनाने में, बहुत सारे फाइबर्स के मैन्युफैक्चर में। फाइबर कौन कौन से, पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक, ये सब क्या है, मैन मेड फाइबर्स है, सिंथेटिक फाइबर्स है। ओके, ये आपको याद रखना होगा। एंड पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक, पॉलीथीन को बनाने में भी काम में आते हैं और बहुत सारे मैन मेड प्लास्टिक बनाने में भी ये पेट्रोकेमिकल्स काम में आते हैं। ओके बच्चों, अब यहाँ पे एक और है कि H2 गैस, यानी हाइड्रोजन गैस जो है ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस, किससे बनती है, नेचुरल गैस से बनती है। और ये हाइड्रोजन गैस इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, और ये हाइड्रोजन गैस यूरिया के प्रोडक्शन में काम में आती है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस, यानी इस पूरे पेट्रोकेमिकल्स के, पेट्रोलियम के, नेचुरल गैस के इतने ज्यादा हम यूजेस देख रहे हैं, जिसके कारण हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना भी बोलते हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे कि ब्लैक गोल्ड किसको बोला जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, पेट्रोलियम। यहाँ पे आप पेट्रोलियम ही नहीं बोलोगे, आप इसको क्या बोलोगे, पेट्रोकेमिकल्स को। ओके, आगे चीज समझ में, और भी बहुत सारी जो चीजें हमने देखा था, एलपीजी है, एलपीजी जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद करनी होगी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी जो वो पेट्रोलियम गैस जो कि लिक्विड फॉर्म में हम सिलेंडर के अंदर भरते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और ये फ्यूल के रूप में काम में आती है। पेट्रोल जो है व्हीकल्स में तो काम में आता ही है, लेकिन ये ड्राई क्लीन जो कपड़ों पे की जाती है उसके अंदर भी काम में आता है। ठीक है, उसके बाद कैरोसिन है, वो स्टोव और लैम्प के अंदर हम देखते हैं मिट्टी का तेल, जिसे अपन आम भाषा में बोलते हैं, वो यूज में लिया जाता है। बिटुमिन जो है वो पेंट में और रोड सरफेसिंग के अंदर भी काम में लिया जाता है। डीजल है वो व्हीकल्स में तो काम में आता ही है, साथ में इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर भी काम में लिया जाता है। ठीक है बच्चों, ये कुछ यूजेस है, आपके बुक में टेबल जो पूरी बनी हुई है उसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा है, वो मेन आपको याद करना है। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक आपके इस चैप्टर का आता है, वो है हमारा नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस क्या होता है, इट इज फॉसिल फ्यूल, ये भी एक फॉसिल फ्यूल है। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंपेयर्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये क्या है, बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर के द्वारा इसको कंप्रेस करके स्टोर की जाती है, जिसे अपन बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है CNG। ओके, ये आपको याद करना होगा। ओके, अब CNG की क्या क्या यूजेस है, इन पावर जनरेशन, एक तो पावर जनरेशन में काम में आता है। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज लेस पॉल्यूटिंग। आजकल आप देख रहे हैं व्हीकल्स में डीजल और पेट्रोल की जगह जो है CNG फिटेड भी सिलेंडर आते हैं, जो कार वगैरह होते हैं उनके अंदर, और CNG उसके अंदर भरी जाती है, CNG पे गाड़ियां चलाई जाती है। क्यों, क्योंकि CNG जो है वो लेस पॉल्यूटिंग है, इससे बहुत ना के बराबर पॉल्यूशन फैलता है, और एक ये एकदम क्या है, बिल्कुल इजी भी होता है, इस वजह से इसको ट्रांसपोर्ट व्हीकल में काम में लिया जाता है।
इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल, इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स, और ये पाइप के द्वारा सप्लाई की जा सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम गुजरात के वडोदरा हैं, कुछ दिल्ली में कुछ जगहों पे भी जो है इसको काम में पाइपलाइन के द्वारा इसको काम में लिया जाता है, ठीक है। इट इज यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। जब केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स को बनाया जा रहा था शुरुआत में, तो सबसे पहला स्टार्टिंग मटेरियल ही ये नेचुरल गैस था, ठीक है। इट हैज बीन फाउंड इन, और ये कहाँ पे पाया जाता है, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, यहाँ पे पाया जाता है। अब जो कि बच्चों आप ये देख रहे हैं कि हमारा ये जो चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम, जो हमने देखा, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज उसके बारे में हमने देखा ये कितने इंपॉर्टेंट है, और हमने दोनों के बारे में देखा कोल एंड पेट्रोलियम में कि इनमें मिलियंस ईयर्स लगे हैं इनको बनने में, इनके फॉर्मेशन में, तो हमें इन्हें कितना संभाल के इनको काम में लेना है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि बार बार जो है ट्रैफिक सिग्नल्स पे भी एक आपको अवेयर किया जाता है कि आप ट्रैफिक सिग्नल पे आप गाड़ी रोकते हैं तो आपको अपना इंजन बंद करना है, क्यों, ताकि आपका पेट्रोल और डीजल जो आपका वेस्ट ना हो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपके नेचर का ध्यान रखना है, जितना यूटिलाइज हो उतना ही आपको इनको काम में लेना है, क्योंकि ज़्यादा हम काम में लेते हैं इन चीज़ों का तो क्या होता है हमारा, जैसे हमने पेट्रोल, डीजल है, कोयल है, इनको ज़्यादा काम में ले रहे हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो हम इनको कम से कम यूज में लें ताकि हमारा ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो और हमारा जो एनवायरनमेंट वो सेफ रहे, है ना। ऐसे आप देखते हैं PCRA जो है हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने इंडिया के अंदर ये अवेयर किया है कि हम कैसे अपने इन नेचुरल रिसोर्सेज को बचा के रख सकते हैं, क्योंकि हम आने वाली जनरेशन को भी हमें इनको दे के जाना है। हम खुद ही खत्म कर देंगे तो फिर इनको बनने में कितना टाइम लगेगा, है ना बच्चों। तो आपको प्लीज इन चीज़ों को समझना है, और मैंने जो मेन सारे पॉइंट्स हैं जो आपकी पूरा थ्योरी में दिया हुआ था उसको इस तरह से पॉइंट वाइज लिखा है, और आप भी इस तरह से पॉइंट वाइज ही लिखें ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। ओके, तो इसी के साथ आज हमारा ये कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अगर आपको ये वीडियो 1% के लिए भी हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। मैं देख रही हूँ कि देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, और मुझे नहीं पता आप कितना शेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करिए और देखिए। कहीं पॉइंट नहीं आता है समझ में तो आप वापस वीडियो को ऑन करके समझ सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।